मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक वेट लॉस डाइट प्लान बनाओ थायराइड पेशेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग बात यह है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि थायराइड की कौन सी प्रॉब्लम आपको है, तो उनको नहीं पता। तब मैंने रियलाइज किया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थायराइड की कौन सी प्रॉब्लम है यही पता नहीं है। देखो, थायराइड का जो डाइट प्लान है वो जानने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको थायराइड की कौन सी प्रॉब्लम है। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम पता होगी तभी आप जो है एक प्रॉपर वे में डाइट यूज़ कर सकते हैं और वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड की डिफरेंट प्रॉब्लम है और उनका डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। इसलिए एक डाइट प्लान सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रैंडमली आप किसी भी वीडियो को ऐसे फॉलो ना करें कि कोई भी अपना डाइट प्लान उठाया थायराइड नाम देख के और जस्ट उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि थायराइड की डिफरेंट प्रॉब्लम होती है और डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डाइट प्लान होगा। इसलिए एक डाइट प्लान जो है वो सारे पेशेंट्स के लिए, सारे थायराइड वाले लोगों के लिए नहीं फॉलो हो सकता। ये बात जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो में इन डिटेल में बात करेंगे कि थायराइड क्या है और थायराइड की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। और वीडियो में के लास्ट में मैं आपको एक सैंपल डाइट प्लान भी जो है वो बताऊंगी, जिसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली आपको क्या खाना है और क्या चीजें अवॉइड करनी है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी। उस बोनस टिप को फॉलो करके और रिचेसली जो भी पॉइंट मैं बताऊंगी उनको फॉलो करके आपकी थायराइड की दवाई तक बंद हो सकती है, ट्रस्ट मी। और अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, थायराइड हमारे शरीर में एक ग्लैंड है, एक छोटा सा तितली के आकार का एक ग्लैंड है जो हमारी नेक में सिचुएटेड रहता है, हमारे गले में होता है, तितली के शेप का, और 25 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है जी। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। अगर हमें फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड में जो चीजें काम करती हैं वो होते हैं हार्मोन। उन हार्मोन का नाम है T3 एंड T4, जो कि बॉडी में एक्टिवली काम करता है। जो एक्टिव फॉर्म में होता है वो होता है T3 और जो स्टोर फॉर्म में होता है वो होता है T4। अब जब जरूरत होती है तो T4 जो है वो T3 में बदल जाता है और T3 जो होता है वो हमारी बॉडी के काम करता है। अब थायराइड ग्लैंड के काम क्या क्या है? थायराइड ग्लैंड के बहुत ज्यादा काम है। अगर थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हुआ तो हमारी पूरी बॉडी गड़बड़ा जाएगी, पूरी बॉडी के फंक्शन गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि थायराइड हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हम बोलते हैं ना, आपका मेटाबॉलिज्म पुअर है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे डिपेंड करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। किस तरीके से बॉडी में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होना है, किस तरीके से ग्लूकोज मेटाबोलाइज होना है, इसका जो है वो थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में हीट को भी रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए थायराइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थायराइड सही से काम करेगा तो हमारी बॉडी के सेल्स की सही से ग्रोथ होगी। ठीक है, प्रॉपर जो है वो हमारी मसल्स बनेंगे, प्रॉपर फैट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर थायराइड में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है तो हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, बॉडी, किसी की हाइट नहीं बढ़ेगी, किसी का वजन नहीं बढ़ेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। थायराइड का बहुत गहन रिलेशन देखा गया है मेमोरी के साथ भी। अगर थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ है, उसके काम में गड़बड़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेमोरी, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, कहीं ना कहीं जजमेंट और अटेंशन, ये सब कुछ जो है वो अफेक्ट होता है। इसके साथ साथ जो थायराइड ग्लैंड है हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो अगर थायराइड में दिक्कत है तो हड्डियों में कमजोरी आ सकती है। तो ये सारे बहुत सारे फंक्शन हैं जो थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ हमारे दिल की धड़कन, हमारी धड़कन का किस गति से चलना, किस गति से जो है वो तेज चलना या फिर कम चलना, ये सब कुछ थायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है। तो इतना छोटा सा ग्लैंड जो हमारी गर्दन में है वो काम इतने ज्यादा करता है। अब अगर थायराइड में दिक्कत आई तो ये सारे फंक्शन जो मैंने आपको बताए उन सब में दिक्कत आई। लेकिन बात यह है कि थायराइड में प्रॉब्लम कैसी कैसी होती है। तो अगर आपसे पूछे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, तो थायराइड की दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी हैं। एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम,
हाइपर मतलब ज्यादा। अब अगर थायराइड हार्मोन जो है वो कम है, मतलब थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम कर रहा है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। वहीं अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है, अपने हार्मोन ज्यादा सिक्रेट कर रहा है, T3 T4 खूब बना रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। अब दो कंडीशन हो गई थायराइड ग्लैंड की, अब दो कंडीशन है और उनके सिम्टम भी टोटली अपोजिट है, उनके लक्षण भी टोटली अपोजिट है। तो अब लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। दोनों के सिम्टम सुनिए, जिससे ही आपको पता लग जाएगा, लक्षण के देख के पता चल जाएगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ हाइपोथायराइडिज्म की। देखो, हाइपोथायराइडिज्म में हमारा थायराइड ग्लैंड कम काम करता है, मतलब वो जो T3 और T4 हार्मोन्स बनाता है वो कम बना रहा है। उसकी वजह से क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? सबसे पहले बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था थायराइड हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, उसकी वजह से क्या होगा? वेट गेन होगा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी। अभी मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड हमारी हार्ट रेट को भी रेगुलेट करता है, तो इसमें कम हार्ट रेट होगी। पेशेंट्स की नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है वो 60 से 100 के बीच में होती है, तो इसमें पेशेंट्स की कम हार्ट रेट देखने को मिलती है। बिलो 60 हार्ट रेट उसकी 60 से कम देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ही वो जो लोग होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा, तो अभी वो कम काम कर रहा है, इसलिए जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होंगे वो सेंसिटिव होंगे कोल्ड के लिए, उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है जी। और साथ ही साथ उनकी स्किन जो होगी वो ड्राई होगी। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं। अगर बात करें उनके डाइजेशन की, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका डाइजेशन स्लो हो गया होगा मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से। तो ये सारे लक्षण है हाइपोथायराइडिज्म के। अब हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। अब क्या, हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड जल्दी जल्दी काम कर रहा है, T3 T4 भरपूर बना रहा है, तो इससे क्या होगा? सबसे पहले बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, उन लोगों को मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, जो वही खाएंगे फटाक से पच जाएगा। अब इतना ज़्यादा खाने के बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ेगा, वो पतली दिखेंगे, मतलब उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो नैरो होगा, थिन होगा। इसके साथ साथ उनकी हार्ट रेट जल्दी जल्दी चलेगी, इवन उनको अपनी हार्ट रेट सुनेगी। कई बार होता है ना, हम नॉर्मली जैसे भाग के जाते हैं या भाग के आते हैं तो हमें अपने फील होती है, हमें हार्ट रेट फील होती है, पाल्पिटेशंस फील होते हैं, तो वही होगा हाइपोथायराइडिज्म को। नॉर्मली उनकी हार्ट रेट तेज चला करेगी, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, भूख ज़्यादा लगेगी, और उनका डाइजेशन जो है वो, उनके जो बबल मूवमेंट है वो फास्ट होगी, जिसकी वजह से उनको डायरिया की कॉमन कंप्लेंट हो सकती है। तो ये दोनों सिम्टम्स तो आई थिंक आपको पता चल गए, एक में वजन बढ़ता है तो एक में वजन गिरता है। ठीक है जी, ये दो प्रॉब्लम है और यही थायराइड की मेजर प्रॉब्लम है। अब ये इन दोनों प्रॉब्लम में भी हाइपोथायराइडिज्म जो है वो ज्यादा कॉमन है। हाइपरथायराइडिज्म इतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा कॉमन है कंपैरेटिवली हाइपरथायराइडिज्म के लिए। इसलिए मोस्ट ऑफ लोगों को, मैं ये आपने देखा होगा, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनका वजन बढ़ता है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है जी। तो इसीलिए आज मैं डाइट प्लान जो बता रही हूँ वो स्पेसिफिकली बता रही हूँ हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स के लिए, जिनका थायराइड ग्लैंड कम काम करता है। तो अभी अगले पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि कैसा खाना हमें खाना चाहिए और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए में दो चीज़ें हैं, एक जो चीज़ें हमें कम खानी चाहिए, जिसे मतलब लिमिट करना चाहिए, और जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, मतलब नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले आपको बताती हूँ जो चीज़ें हमें लिमिट करनी चाहिए। तो एक सब्जियों का ऐसा ग्रुप जिसे बोलते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, वो हमें लिमिट में खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, नहीं कम खानी चाहिए। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती हैं जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ठीक है जी, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सारी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं। ये ऐसी सब्जियां होती हैं जो ग्वाइट्रोजेनिक होती हैं, मतलब ये हमारे थायराइड वाले पेशेंट का थायराइड का लेवल जो है, उसके काम जो है उसको इम्बेलेंस करती है। बेसिकली ये थायराइड को इम्बेलेंस करती है, इसलिए ये लिमिट में खानी चाहिए। स्टडीज जो कंडक्ट करी गई हैं उसमें ये देखा गया है कि ऐसे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं देखा गया है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रॉ फॉर्म में इन सब्जियों को खाता है और डेली बेसिस में खाता है उसको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज अगर कोई कुक्ड फॉर्म में खा रहा है और लिमिट में खा रहा है तो वो खा सकता है विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट। इसलिए ये सब्जियां आप लिमिट में खाएं। ओके जी।
ये है लिमिट वाले फूड। दूसरा, सोया फूड भी लिमिट करने चाहिए, क्योंकि चाहे आप सोया मिल्क लो, सोया का बना हुआ टोफू लो या सोया चंक्स खा रहे हो, वो आपको लिमिट में खाने हैं, क्योंकि वो भी जो है वो ग्वाइट्रोजेनिक है, वो भी हमारे थायराइड को इम्बेलेंस कर सकते हैं, इसके फंक्शंस को इम्बेलेंस कर सकते हैं। तो सोया प्रोडक्ट्स हो गए एंड क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, ये हमें लिमिट में खानी है। उसके बाद कुछ फूड ग्रुप्स जो हमें अवॉइड करने हैं, बेसिकली स्मोकिंग, अल्कोहल, ये हमारे थायराइड को इम्बेलेंस करते हैं, थायराइड के फंक्शंस को इम्बेलेंस करते हैं, इसलिए ये चीजें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। सारे प्रोसेस्ड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये भी हमें जो है वो क्या करना है, अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, फ्री रेडिकल्स को एक्युमुलेट करते हैं, और जिसकी वजह से थायराइड जो है उसका काम जितना वो कर रहा है उतना भी अच्छे से नहीं कर पाता। इसलिए ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम सीरियसली चाहते हैं कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। चलो अब हम बात कर लेते हैं कौन से फूड ग्रुप हैं जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपने डाइट में। तो सबसे पहले फूड ग्रुप आते हैं इसमें जो हमें खाना चाहिए, वो है हाइपोथायराइडिज्म में आयोडीन रिच फूड। तो ऐसे फूड जिनमें आयोडीन है वो हमें खाने चाहिए अगर हमारा थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, मतलब अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है, क्योंकि आयोडीन जो है वो उसी से ही T3 और T4 बनते हैं। ठीक है, आयोडीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो थायराइड की प्रॉब्लम होना या हाइपोथायराइडिज्म होना कॉमन है। इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट खाइए एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आयोडीन अच्छी मात्रा में होता है। ओवर नहीं खाना, लेकिन मतलब खाना जरूर है, ध्यान में रखना है बेसिकली। इसके अलावा सेकंड फूड ग्रुप जो कि इंक्लूड करना चाहिए वो है सेलेनियम। बेसिकली सेलेनियम एक मिनरल है और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो नॉर्मली जो है वो इतना ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन थायराइड वाले पेशेंट, बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट अप टू 400 माइक्रोग्राम सेलेनियम जो है वो ले सकते हैं। सेलेनियम जो मिनरल है वो बेसिकली हमारे थायराइड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसके बहुत अच्छे जो है इफेक्ट थायराइड वाले पेशेंट्स पे देखे गए हैं, इसलिए सेलेनियम रिच फूड अगर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को। तो सेलेनियम जो एक ऐसा मिनरल है जो कि नट्स में पाया जाता है, सीड्स में भी पाया जाता है, आलमंड वॉलनट्स नट्स में पाया जाता है और सनफ्लावर पंपकिन सीड्स में भी पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें इसके रिचेस्ट सोर्स की तो वो होते हैं ब्राजील नट्स। अभी ब्राजील नट्स इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, ऑनलाइन तो आपको मिल जाएंगे, अमेजोन पे मिल जाएंगे, लेकिन ये कॉस्टली भी होते हैं। लेकिन बात ये है कि इसके सिर्फ 2 से 3 ब्राजील नट्स जो है वो इनफ रहते हैं पर डे के हिसाब से। तो अगर आप डेली में 2 से 3 ब्राजील नट्स भी खाते हैं तो वो सफिशिएंट होंगे आपके सेलेनियम लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। अब तीसरे जो भी फूड ग्रुप इंक्लूड करने चाहिए वो है जिंक फूड ग्रुप्स। तो जिंक में जो है वो बेसिकली एक तरीके का एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। जो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इवन थायराइड ग्लैंड में जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको रिड्यूस करेगा। जिंक बहुत अच्छा देखा गया है, स्टडीज में भी देखा गया है कि जो पेशेंट का जिंक लेवल मेंटेन होता है उनमें थायराइड इंप्रूवमेंट होती है, जबकि जिन लोगों में जिंक की डेफिशिएंसी देखी गई उनमें जो है वो थायराइड इंबैलेंस भी देखा गया। और सेकेंडली जिंक क्यों जरूरी है, क्योंकि जो जिंक है ना वो एक एंजाइम जिसे बोलते हैं डी आयोडीनेज एंजाइम, उसकी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अब ये एंजाइम क्या करता है, जो डी आयोडीनेज एंजाइम है वो जो इनएक्टिव फॉर्म है T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। तो अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो डी आयोडीनेज एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो इनएक्टिव फॉर्म T4 की एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट ही नहीं होगी। अगर एक्टिव फॉर्म T3 नहीं बनेगी तो T3 काम नहीं कर पाएगा, मतलब थायराइड ग्लैंड अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जिंक बहुत ज्यादा जरूरी है और ये क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें जिंक अच्छी मात्रा में होती है, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जिंक अच्छी मात्रा में होता है। और इसके साथ साथ अगर डॉक्टर रिकमेंड करें तो आप उनकी ऑब्जर्वेशन के अंदर जिंक के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स को मैं इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करूंगी। अगर आप डायरेक्ट फूड सोर्सेज से जिंक को लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ में आता है एक ऐसा फूड ग्रुप जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टायरोसिन
फूड ग्रुप। बेसिकली टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है और टायरोसिन जो है वो T3 T4 मतलब हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टायरोसिन हमें दालों से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, दालों में मिल जाएगा बेसिकली टायरोसिन, इसलिए आपको पल्सेस भी इंक्लूड करनी है। एंड लास्ट में ऐसा फूड ग्रुप, बेसिकली वो फूड ग्रुप तो नहीं है, हर्ब्स हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए और वो बेनिफिशियल देखी गई हैं, वो है जी हर्ब्स। और वो हर्ब्स में 2 हर्ब्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बेसिकली शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहले है कोरिएंडर सीड्स। हर हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को वैसे पता होता है, उनको बताया भी जाता है, डॉक्टर भी बताते हैं कि आपको धनिया का पानी पीना है, धनिया के बीज का पानी पीना है। उन्होंने ये कहीं ना कहीं सुन रखा होता है। देखिए जो कोरिएंडर सीड्स है ना, वो एंशियंट टाइम से, मतलब आयुर्वेदा के टाइम से, कितने सालों से इसको यूज किया जा रहा है थायराइड को बैलेंस में लेके आने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। हालांकि इसका कोई क्लिनिकल इतना ज़्यादा एविडेंसेस अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो ये शो करते हैं कि अगर कोई रेगुलरली कोरिएंडर सीड का यूज़ करे, उनके एक्सट्रैक्ट का यूज़ करे, तो उसे थायराइड में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, थायराइड की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। ठीक है, कैसे पीना है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, लेकिन अभी आपको समझना ज़रूरी है कि थायराइड के लिए कोरिएंडर मैजिकली काम करता है अगर उसे कोई कंसिस्टेंटली यूज़ करता है तो। एंड लास्टली एक और हर्ब है जिसने दिखाया है अपना मैजिकल बेनिफिट्स थायराइड को बैलेंस करने के लिए और थायराइड की प्रॉब्लम को डील करने के लिए, और वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा पे एक रिसर्च स्टडी हो रखी है, क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल हो रखा है बेसिकली, जो कि ऑलमोस्ट 8 वीक्स के लिए कंडक्ट किया था, जिसमें अश्वगंधा रूट जो है 600 mg पेशेंट्स को दी गई थी और 8 वीक्स के बाद देखा गया था सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दी गई थी थायराइड के फंक्शंस में। तो ये थे फूड ग्रुप्स जो हमें इंक्लूड करने चाहिए, तो मैंने आपको इन डिटेल बता दिया। अब आपको पता चल गया, अब आप किसी भी रीजन के हैं, इंडिया के या आउट ऑफ द कंट्री, आप डेफिनेटली इन फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करके अपनी चॉइसेस के आप फूड जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक सैम्पल डाइट प्लान लेके आई हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। एक बेसिकली वेट लॉस डाइट प्लान मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये एक जो जनरल डाइट प्लान है, एक अडल्ट के लिए जनरल डाइट प्लान है, ठीक है। अपने हिसाब से आपको ये थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन एक टिपिकल डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए थायराइड वाले पेशेंट्स का, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप इसमें बदलाव डेफिनेटली कर सकते हैं या किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से भी चेंजेस करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सुबह उठे, अगर डेफिनेटली आपकी थायराइड की मेडिसिन चल रही होगी तो एकदम से नहीं छोड़नी है। ये आप कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करते हैं और डाइट प्लान, तो 3 महीने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपके या तो दवाई का लेवल कम हो जाएगा या वो बंद भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने सुबह उठना है, अपनी मेडिसिन खानी है। अपनी मेडिसिन आपने ले ली, जो कि हमेशा खाली पेट खानी है, थायराइड की दवाई। थायरॉक्सिन नाम से मोस्ट कॉमनली ये दवाई जो है वो जो है इसका ब्रांड नेम वाली दवाई जो है वो यूज होती है, जो डिफरेंट डोजेस की हो सकती है। उसके कम से कम आधे घंटे के बाद, मतलब कम से कम आधे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए नेक्स्ट आपने जो भी लेना है, ठीक है, कम से कम, या फिर 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो आधे से 1 घंटे के बाद आपने पीना है कोरिएंडर सीड वाटर। अब ये कोरिएंडर सीड वाटर बेसिकली आपने कैसे लेना है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स रात को 1 गिलास पानी में भिगो देने हैं, ठीक है। सुबह आपने क्या करना है, इनको सीड के साथ ही इस वाटर को आपने बॉईल कर लेना है, ठीक है। आपने इसको सिम गैस पे, लो फ्लेम पे बॉईल करना है ताकि पानी जो है वो आधा कप रह जाएगा। जब वो आधा कप रह जाएगा, आपने गैस को करना है बंद, इसको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है, और उसमें आपने आधा लेमन स्क्वीज करना है। बहुत अच्छा बेस्ट आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे कुछ ही दिनों में। जरूर से डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले अपने थायराइड के लेवल जो है वो जरूर से चेक करा ले, तभी तो आपको डिफरेंस पता चलेगा बिफोर और आफ्टर में। तो उसके बाद आपने ये पानी जो है आराम से सिप बाई सिप जो है वो पी लेना है। उसके आधे घंटे तक कुछ मत खाना, इसको अपना काम करने देना। उसके बाद आएगा आपका ब्रेकफास्ट। देखो, आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसे मत समझो कि आप ये नहीं खा सकते, आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको चीजें बताई जो लिमिट में खानी है वो आप लिमिट में खाओगे, जो अवॉइड करनी है वो अवॉइड करोगे, बाकी आप सब खा सकते हो। तो ब्रेकफास्ट में डेफिनेटली आपका प्रोटीन होना चाहिए ताकि आपके बॉडी के सेल्स जो है वो रिपेयर हो, वो बने, ठीक है जी। तो हमेशा आपने ब्रेकफास्ट में जो स्टार्ट करना है, आप कोई भी, जैसे आप वेजिटेरियन है तो आप
चीला खा सकते हैं, आप पोहा खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं, साथ में ग्रीन चटनी ले सकते हैं। अगर आप एग खाते हैं तो आप ऑमलेट भी खा सकते हैं, एग खा सकते हैं डेफिनेटली, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। आप साउथ से हैं तो आप इडली खा सकते हैं, इडली के साथ सांभर ले सकते हैं, आप अपना ये डोसा खा सकते हैं या उत्तपम खा सकते हैं, आपकी चॉइसेस हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें वेट लॉस करना है इसलिए अगर चीला खा रहे हैं तो 2 से ज़्यादा नहीं, लिमिट में आपको खाना है, खाना ओवर नहीं खाना है। ठीक है, आप एक रूल फॉलो कर सकते हैं, 1 बाउल रूल, सिंपल। अगर आपको मेजर नहीं करना है खाना, आपको वेइंग स्केल पे तोल के नहीं खाना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आप 1 बाउल सर्विंग, मैं हमेशा भी बताती हूँ, अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताती हूँ, 1 बाउल सर्विंग को फॉलो करना है। मतलब जो एक बार आपने बाउल में ले लिया उतना ही खाना है, बार बार रिफिल नहीं करना है, अवॉइड रिफिलिंग, इससे आप ओवर ईट कर जाओगे, है ना। तो आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने जब भी अपना ब्रेकफास्ट किया उसके बाद आपके मिड मॉर्निंग में आप ज़रूर से फ्रूट खाएं। अगर मैं बोलूँगी, अगर आप बेस्ट फ्रूट्स मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बोलूँगी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में और थायराइड के लिए सिट्रस फ्रूट बहुत अच्छे से काम करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं और जो भी आपकी ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होगी उसको रिड्यूस करेंगे। तो सिट्रस फ्रूट्स जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं बेसिकली, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, तो आप ज़रूर से एक बाउल सर्विंग एक फ्रूट सिट्रस फ्रूट्स की लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गुआवा जो है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत रिचेस्ट सोर्स है। इसके साथ आप या फिर ऑरेंजेस ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं। ये नहीं आपको खाने तो एप्पल भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तो कोई सा भी फ्रूट जो है, बेसिकली सीजनल फ्रूट एक बाउल आप लेंगे तो आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करेगा, बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करेगा, आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी बॉडी फाइट करेगी। ठीक है, इम्यूनिटी को मेंटेन रखेगा। तो ये लेने के बाद आती है लंच की बारी। लंच में आप अपना टिपिकल जो भी आपका लंच है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड करने को बोलूँगी। सबसे पहले आप लंच में कुछ भी ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन का एक पोर्शन ज़रूर से रखना, फिर आप ग्रेन रख सकते हैं। ग्रेन में आप कुछ भी रखिए, जैसे चपाती खा लीजिए, चपाती नहीं खाना है तो आप चावल खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर चपाती खा रहे हैं तो 2 से ज़्यादा मत खाइएगा और चावल खा रहे हैं तो 1 कटोरी से ज़्यादा मत खाइएगा। और साथ में सैलेड, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लेनी है वो है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक इन द फॉर्म ऑफ कर्ड या फिर बटर मिल्क, या आप दही ले लीजिए 1 कटोरी, अगर दही नहीं लेना है तो आप छाछ ले लीजिए। इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर से इंक्लूड करना, जिससे आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी होगी, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा होगा, आपकी बॉडी में गुड गट बैक्टीरिया जो है वो बनेगा। ठीक है, उनका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, जो भी खाओगे वो एब्जॉर्ब होगा। कर्ड मस्ट है, कर्ड ले लो या बटर मिल्क ले लो, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर से रखना। सैलेड ज़रूर से लेना फाइबर के लिए, एक प्रोटीन का हिस्सा और एक कोई कार्ब का हिस्सा रखना। बाकी फैट तो मिल ही जाता है क्योंकि वो तड़के में भी होगा, कर्ड में भी होगा, है ना जी, तो इतनी टेंशन नहीं है फैट की। ठीक है, ये लंच करने के बाद आप इवनिंग स्नैक्स पे आएंगे। मैं बोलूँगी अगर आप और ज़्यादा, जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स अपने पूरे दिन में इंक्लूड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप ले सकते हैं तो शाम को एक ग्रीन टी ज़रूर लें एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट के लिए, या हर्बल टी ज़रूर लें जिंजर, सिनेमन, ब्लैक पेपर डाल के। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हीलिंग रहती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी रहती है। अगर नहीं मन है और आपको टिपिकल चाय ही पीनी है तो चाय पी लीजिए, कोई बात नहीं। बस ध्यान रखिएगा ज़्यादा चाय पत्ती नहीं डालनी है और जो चीनी है उसको कम डालें। मैं यहाँ पे आपको चीनी डालने के लिए भी मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन में अगर आप 1 चम्मच चीनी खाते हैं तो उससे कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका मनपसंद की चाय है और आप 1 कप इसको एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी आप वैसा एंजॉय करें जिसमें चीनी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो आप छोटा कप लीजिए, आप थोड़ी सी उसमें आधा चम्मच शक्कर डाल लें, चीनी डाल लें, कम दूध वाली बनाएं, ज़्यादा नहीं उबालनी है, ज़्यादा चाय पत्ती नहीं होगी। और अगर बहुत अच्छा होगा साथ में आप उसमें अदरक डाल लें, थोड़ी सी 1-2 काली मिर्च डाल लें, लौंग डाल लें, तो आपकी चाय बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करेगी। चाय के साथ आप ले सकते हैं रोस्टेड मखानास, क्योंकि कैल्शियम हमें मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में कैल्शियम इम्बैलेंस रहता है, हड्डियां कमजोर होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए रोस्टेड मखाना आप ले सकते हैं जिसमें कैल्शियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है। आप पीनट्स भी ले सकते हैं रोस्टेड, 1 मुट्ठी पीनट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ और यहाँ पे चाट वगैरह खानी है वो खा लीजिए। एक मैं बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ, वो है रोस्टेड मिक्स्ड नट्स एंड सीड्स।
जैसे मैंने आपको बताया था, सेलेनियम को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और जिंक को, और ये दोनों ही चीज़ें आपको नट्स एंड सीड्स में मिल जाएंगी। अगर आपने मॉर्निंग में नहीं लिए हैं ये नट्स एंड सीड्स, तो इवनिंग टाइम जो है एक बेस्ट टाइम रहेगा। तो आप आलमंड वॉलनट्स को रोस्ट कर लीजिए, सनफ्लावर पंपकिन सीड्स को रोस्ट कर लीजिए, थोड़े मखाना रोस्ट कर लीजिए और इसको स्टोर करके रख लीजिए, और आप जो है वो 2 से 3 चम्मच इसके डेली खा सकते हैं। ये आपके बॉडी में सेलेनियम का लेवल मेंटेन करके रखेगा, आपको गुड फैट्स देगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने के लिए और बैड फैट को कम करने के लिए गुड फैट को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है इवनिंग स्नैक्स, और उसके बाद आप करेंगे डिनर। डिनर बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, बिल्कुल भी हैवी डिनर नहीं करना है, क्योंकि रात में हमारा खाना जल्दी पचने के बाद हमारी बॉडी हीलिंग में जाएगी, रिपेयर में जाएगी। और थायराइड के लिए जितना टाइम हीलिंग के लिए दिया जाए ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अपने अर्ली डिनर कर लेना है, 8 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लो, 8 लास्ट टाइम होना चाहिए, उसके बाद नहीं करना। 7 बजे तक अपना डिनर हो जाना चाहिए सभी के लिए वैसे तो मैं आपको बता दूँ, डिनर बिल्कुल लाइट रखिए, हो सके तो ग्रेन नहीं लो, और बड़ी भूख लगी है तो यहाँ पे आप चपाती और चावल को अवॉइड करके यहाँ पे आप मिलेट्स को इंक्लूड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर नहीं, अगर भूख ज़्यादा नहीं है ना, तो ग्रेन्स वगैरह भी रात को नहीं लो तो ज़्यादा अच्छा है। आप दाल का सूप पी सकते हैं, या फिर टमाटर का सूप पी सकते हैं, कोई भी सूप पी सकते हैं, साथ में कुक्ड सैलेड ले सकते हैं। एक मैं यहाँ पे आपको ज़रूर से सलाह देना चाहूँगी कि रॉ सैलेड नाइट में ना लें तो अच्छा है, क्योंकि रॉ सैलेड गैस कॉज कर सकते हैं, ब्लोटिंग कॉज कर सकते हैं। रॉ सैलेड जो है वो कंपैरेटिवली कुक्ड सैलेड के ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेशन में। तो रात में आप रॉ सैलेड अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उसको स्टीम्ड सैलेड या कुक्ड सैलेड लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप एक थोड़ा सा प्रोटीन सैलेड्स बना सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो आप चिला ले सकते हैं, मिलेट की रोटी सब्जी के साथ भी ले सकते हैं। तो अपना हल्का फुल्का सा डिनर करने के बाद सोने से पहले एक चीज़ और है जो आप ले सकते हैं, और आपके लिए वो थायराइड को डील करने के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी, और वो रहेगा मिल्क। यहाँ पे हम गोल्डन मिल्क लेंगे, 1 कप मिल्क लेंगे, और उस मिल्क में यहाँ पे हम डालेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक और ब्लैक पेपर। इसको अच्छे से क्या करेंगे, लो फ्लेम पे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे, ताकि जो टर्मरिक और ब्लैक पेपर के गुण हैं वो मिल्क में आ जाएं। ये जो मिल्क है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रहेगा, हमारी बॉडी में से डेफिनेटली फ्री रेडिकल्स को रिमूव करेगा, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को इम्प्रूव करेगा, और बहुत अच्छा साउंड स्लीप आपके लिए ये इन्हांस करेगा, आपकी स्लीप को ये एनहांस करेगा। क्योंकि यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स को इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखी गई है, मतलब नींद नहीं आती। तो अगर आप ये वाला मिल्क इंक्लूड करते हैं तो आपकी नींद भी अच्छी होगी, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी लेवल्स भी जो है वो ज़्यादा होंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो मिल्क है वो आपको हाइड्रेट रखेगा थ्रू आउट द नाइट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये था एक टिपिकल फुल डे डाइट प्लान जो कि फॉलो करना चाहिए हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स को। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कोई कैलोरीज नहीं बता रही कि स्पेसिफिक कैलोरी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको मैं समझाना चाह रही थी कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करो, ना कि लाइक डाइट प्लान्स पे। डाइट प्लान्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सबके लिए एक डाइट प्लान नहीं हो सकता है, अंडरस्टैंड मी, और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब आपके लिए है एक बोनस टिप। एक स्टडी और साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो कि जब एक स्टडी करी गई जिसमें वो पिल्स यूज करी गई 45 डेज के लिए, और जिन लोगों में 45 डेज के लिए वो यूज करी गई उनमें लोगों में 33% इम्प्रूवमेंट देखी गई उनके थायराइड फंक्शंस में, और वो टेबलेट है त्रिफलाद गुगलू पिल्स। अब ये एक आयुर्वेदिक पिल्स है, मैं इनको डायरेक्ट रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि स्टडीज के हिसाब से ये थायराइड को बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। 2 से 3 महीने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो अगर आप चाहते हैं तो ये वाले टैबलेट्स आप ट्राई कर सकते हैं। एक तो आयुर्वेदिक पिल्स है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली फिजिशियन से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये पिल्स आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं।
और इसके साथ अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो आपको वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी टैबलेट जो है वो धीरे धीरे बंद भी हो जाएगी। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना 3 महीने के लिए इस डाइट प्लान को, इन रूल्स को, फूड ग्रुप्स जो आपको इंक्लूड करने हैं उनको इंक्लूड करो, जो अवॉइड करने हैं उनको अवॉइड करो, 3 महीने के लिए इस रिचुअल्स को फॉलो करो, आप देखोगे 3 महीने के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी। या तो आपकी टैबलेट की जो डोज है या कम हो जाएगी या वो बंद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक अनदर डाइट प्लान के साथ जो कि बहुत ज़्यादा अगेन रिक्वेस्टेड है यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स के लिए। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी फैमिली में नीडी पर्सन्स हैं, थायराइड वाले पेशेंट्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ रचना शर्मा, धन्यवाद।